स्वागत है दोस्तों। जैसे मैंने आपसे पिछले सेशन में बात की थी कि शरीर का भार बढ़ना या मोटापा या जिसको ओबेसिटी कहा जाता है वो बहुत सारी बीमारियों की जननी है, यानी कि मदर ऑफ मैनी डिजीजेस, खासकर जो लाइफस्टाइल संबंधित हैं। और आप ये जानें, ये बीमारियां कोई नई नहीं है, क्योंकि मोटापा स्वाभाविक तौर से हमारे खान पान से ही जुड़ा हुआ है। और ये बीमारी यदि हम अपने देश में देखें तो आज की नहीं है। शताब्दियों पहले भी लोग, जैसे भारत की सभ्यता यूनान की सभ्यता से मिलाएं आप तो कहीं कम नहीं होगी। लोगों का खान पान अच्छा था, पौष्टिक तो था ही, पर कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा ऐसा खाना खाते थे कि शरीर में भारीपन आता था। साथ में जो उचित व्यायाम करना होता था वो भी नहीं करते थे, या यूं कहें अधिक आराम करना, विश्राम करना, या यूं कहें संक्षेप में कि जो लोग आराम पसंद लोग थे उनको भी ये रोग होता था। अब मैंने आपको पहले बताया कि हिपोक्रेट्स, जो कि मॉडर्न मेडिसिन के अधिनायक हैं, ऐसे ही भारत के अंदर जो मेडिसिन चलती थी जिससे लोग अपना इलाज करते थे, या यूं कहें कि 200 साल लगभग हुए हैं कि एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन या वेस्टर्न मेडिसिन हमारे देश में आई हुई है और इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी जानें कि 200 साल से पहले हमारे देश में लोग किस प्रकार अब बीमारियों से छुटकारा पाते थे, या यूं कहें कि कौन लोग थे ऐसे जो कि इन बीमारियों से, किसी भी प्रकार की बीमारी से, दुख से, परेशानी से, कष्ट से हम लोगों को आराम दिलाते थे। वह था आयुर्वेद। इस प्रकार मैंने आपको बताया एलोपैथी 2 शब्दों से बना है, ऐसे ही आयुर्वेद जो है ये भी 2 शब्दों से बना हुआ है। आयुर मैंने एज, वेद मीन्स नॉलेज। तो जो नॉलेज हमें हमारी सेहत या लाइफ या जीवन के लिए बताए उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब रही बात है, जैसे हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, ऐसे ही जो हमारे फादर हैं आयुर्वेद के वो हैं चरक। चरक जो हैं वो आयुर्वेद के महानायक कह लीजिए आप, या पिता कह लीजिए, पितामह कह लीजिए। तो इस प्रकार से जब सर्जरी, जिसका उम्र भारत में 3000 साल पहले तो कम से कम है ही, क्योंकि 3000 साल मैंने इसलिए कहा कि इसको जो WHO है वो भी मान्यता देता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया कि कलकत्ता के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता, जो कि सबसे पहले उन्होंने देश में, यानी कि एशिया में भी इवन, स्टूडेंट्स के लिए डायसेक्शन, ह्यूमन बॉडी डायसेक्शन करके दिखाया, जो कि अंग्रेज़ों की स्वीकृति से था, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। अब रही बात है, उन्होंने डायसेक्शन जो किया, इससे बहुत लोगों को ज्ञान हुआ एनाटॉमी का, ताकि मेडिकल की पढ़ाई करने में उनको सुविधा मिली, क्योंकि वो ही एक आधार या बेसिस था। अब आप जानिए, वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने जो एनाटॉमी पढ़ी या एनाटॉमी का डिसेक्शन किया, उससे पहले आप उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वे खुद ही आयुर्वेदिक एक प्रैक्टिशनर या डॉक्टर थे, जिन्होंने आयुर्वेद भी पढ़ा संस्कृत से। तो उन्होंने डिसेक्शन भी स्वीकृति से, उस समय की सरकार की स्वीकृति से ये किया, और उसका जो है प्रोत्साहन उन्होंने, हौसला अफजाई तब की सरकारों ने उनकी की, और उन्होंने संस्कृत में जो उसका ट्रांसलेशन था वो भी उन्होंने करा। तो आप ये जानिए, वो अकेले ऐसे एक डॉक्टर थे, स्टूडेंट से एकदम टीचर बने और टीचर के बाद प्रोफेसर बने। कहने का मेरा भाव ये है, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई भी की और मॉडर्न साइंस की पढ़ाई भी की। तो ये बड़े गर्व की बात है कि आयुर्वेद के डॉक्टर उस समय में कितने बुद्धिमान होंगे, ये एक विचार की बात है। रही बात है कि उनको स्वीकृति मिली इसलिए कि वो बुद्धिमान थे, उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया उसको, तो वो संस्कृत से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ये बहुत गर्व की बात है, और दुनिया को, खासकर भारत को ही नहीं, एशिया में, यहाँ तक कि जो यूरोप के डॉक्टर्स थे या यूं कहें प्रोफेशनल्स थे, वो भी उनका लोहा मानते थे। अभी मैं आपसे बात करूँगा कि जब हम चरक की बात करते हैं, चरक ने भी मोटापे को, या इसको मेदोवृद्धि कहते हैं, या ओवरवेट जिसको कहते हैं। रही बात है कि जब शरीर को मोटापा हम कंफर्म कर देते हैं, ओबेसिटी कंफर्म करते हैं, तो उस समय में जो परिभाषा थी वो थी स्थूल्य, अर्थात स्थूलता की। चरक ने, जिनको महानायक माना है आयुर्वेद का,
फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो उन्होंने ऐसी एक 8 कंडीशंस बताई थी जो कि सेहत के लिए बहुत ही खराब थी, या यूं कहिए उनको डिप्लोरेबल या निंदनीय कहा जाता था। वो कैसे थी? शरीर का बहुत पतला होना, और शरीर का बहुत मोटा होना, शरीर का बहुत लंबा होना, शरीर का बहुत छोटा होना, शरीर पे ज़्यादा बाल होने या शरीर पे बिल्कुल बाल ना होने, ऐसे ही शरीर का जो रंग है वो बहुत गोरा होना या बहुत काला होना। इस प्रकार उन्होंने 8 प्रकार की ऐसी मेडिकल कंडीशंस बताई जो कि डिप्लोरेबल थी, निंदनीय थी। ऐसा जो टेक्स्ट बुक्स में आयुर्वेद की उसमें बताया जाता है और ये लिखित है। पर मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, जबकि जो हिपोक्रेट्स थे उनको बताया कि 2400 साल पहले के थे, जबकि भारत का जो सभ्यता है उसमें हम माने तो 3000 साल कह लीजिए, या यूं हम कहें यदि हम इसको 5 साल ना मान के 3000 साल माने। और आप ये जानिए कि 3000 साल से कम अभी तक ये आयुर्वेद जो सिस्टम है हमारे गाँव में, देहातों में सभी जगह चल रहा है, जिसको मान्यता अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के अंदर आयुष नाम से इसका नाम दिया गया। और अभी ये दिन बहुत ज़्यादा दिन रात तरक्की कर रहा है, खासकर दूसरे देशों में, चाहे वो पश्चिमी देश हों। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि जो स्थूलता या ओबेसिटी है उसका जिक्र हमारे पुराने सब्जेक्ट्स या टेक्स्ट बुक्स में भी है। तो आप ये ना जाने कि ओबेसिटी को आज हम मान रहे हैं बहुत सारी बीमारियों की को पैदा करती है, जबकि ये जानकारी हमारे जो पूर्वज थे उनको भी बखूबी थी। अब रही बात है कि इसको उस समय में कैसे जानते थे? तब तो ना तो कि ब्लड टेस्ट की सुविधा थी, ना कोई विसरल फैट या यूं कहिए कि सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे कोई फार्मूले नहीं थे। तो वो किस प्रकार से लोग उस समय की सभ्यता में जो आराम पसंद लोग थे उनको इस रोग से कैसे निजात दिलाते थे, ये मैं आपको सारांश में बताऊंगा। देखिए, आप लक्षणों के आधार पे ही लोग पहले इस बीमारी को पहचानते थे। उस समय के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उन्होंने उस लक्षणों के आधार पे इसको अलग से एक संज्ञा दी, ओबेसिटी की या स्थूल्य की या स्थूलता की। जैसे शरीर में जब आदमी को ज़्यादा खाने की इच्छा होती है तो उसको ज़्यादा भूख लगने से शरीर तो भारी होता ही है, साथ में उसको प्यास बहुत लगती है। ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा खाना खाया हुआ है, पर उनको थकावट ही बहुत होती है, अर्थात यूँ कहिए उनको दुर्बलता आती है, वीकनेस आती है। ऐसे ही आप देखेंगे जिन लोगों को ये सब लक्षण होते हैं, खाया पिया ज़्यादा होता है, चाहे उसमें नमक ज़्यादा हो, चाहे उसमें मीठा ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा पिया होता है तो पसीना आता है। जब पसीना ज़्यादा आएगा तो उनके पसीने में बदबू आती है। जब उनको काम नहीं होता उनके शरीर से तो उनकी शरीर में आलस तो आता ही है, उनको सेक्स के प्रति कोई इच्छा नहीं होती, वो हमेशा ऐसा ही सुस्ती पैदा करते हैं। और यूं कहें कि उनको बहुत सारी जो बीमारियां लगती हैं उससे उनको शरीर के अंदर उनका जीवन भी कम होता है, या यूं कहें लाइफ जो है उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। साथ में ही आप देखेंगे लाइफ स्पैन कम होने से भी उनकी जो वाइटलिटी है वो कम हो जाती है। ऐसे यूँ कहेंगे ये सब लक्षण इसलिए होते हैं कि उनका लाइफ स्पैन कम इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, जो ज्ञान आज मॉडर्न मेडिकल साइंस विश्व को दे रहा है, ऐसे ही हमारे जो पुराने आयुर्वेदिक चिकित्सा करते थे जो लोग, उनको भी ज्ञान था। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल एक ही है कि अधिक खाना और कम एक्सरसाइज करनी, ये ठीक था। इसीलिए आप मानेंगे हमारे शास्त्रों में ये कहा है कि आप संतुलित खाएं। संतुलित ये नहीं कि भोजन की कोई क्वालिटी में नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसकी मात्रा, उसका समय, ये सब ध्यान रखें, बीच बीच में ना खाएं। आप जो है मौसम के हिसाब से खाएं, दिन रात का ध्यान रखें, आपकी जो टेम्परामेंट या प्रकृति है, नेचर है, उसके हिसाब से भी आप ध्यान रखें। तो आप ये देखेंगे आहार हमारे यहाँ इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि जो कि हमारे जीवन के प्रारंभ से ही यहाँ तक कि जो गर्भ में गर्भिणी लेडीज़ हैं उनको भी इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं इसको खा के अपना जो अन्न वो लेती हैं उससे वो पौष्टिकता हो। आज की डेट में ये कहना गलत ना होगा कि जो जिस तरीके से खान पान हो रहा है, यानी कि खाने का ध्यान, आहार का नहीं ध्यान रखा जा रहा, चाहे इग्नोरेंस से कह लीजिए या किसी और कारण से कह लीजिए, तो एक प्रकार का ये मेल न्यूट्रिशन है। तो मैं ये आपसे कहूँगा जो ओवर न्यूट्रिशन है इसको आप मेल न्यूट्रिशन समझें। ये ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों के रूप में
सबसे पहले मोटापे को जन्म देता है। तभी बहुत सारी बीमारियां जो अधिकांश खासकर शहरों में, या जो लोग बहुत रिच हैं पैसे से वो लोग, या जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, चाहे एक्सरसाइज हो व्यायाम हो, उन लोगों को इस सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि हमें हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बल्कि हमें शरीर पे। तो आप ये समझें कि अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आहार। तभी हमारे यहाँ कहा गया है कि आप जो है आहार इस प्रकार कर लें जो किसी भी प्रकार से आपके शरीर में असंतुलन पैदा ना करे, ना अधिक ना ही न्यून, अर्थात बैलेंस रहे, ना ज़्यादा ना कम। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ओबेसिटी या स्थूलता, जिसका हमारे पुराने शास्त्रों में या आयुर्वेद के अंदर उसका उल्लेख है, वो भी कम नहीं है। अभी शायद मैं आपको अगले सेशन में ये बताऊँगा कि इसका इलाज के लिए हमारे जो शास्त्र हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं आयुर्वेदिक, उसके अंदर क्या बातें सामान्य बताई गई हैं, इसके बारे में आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर खाना पीना आहार। थैंक यू।